तो स्टूडेंट, मैं आज कक्षा 10 के वीडियो पे भी आ गया। आज कक्षा 10 का साइंस में फिजिक्स का पहला चैप्टर का परीक्षा की दृष्टि से उस चैप्टर को चलाएंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से मतलब चैप्टर ज़्यादा लंबा भी नहीं रहेगा, बहुत शॉर्ट भी नहीं रहेगा। इस हिसाब से रहेगा कि परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न है वो समझ में आ जाए। तो जो पहला अध्याय है फिजिक्स का कक्षा 10 के, वैसे तो समतल दर्पण है, और तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन, पहला अध्याय प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये इकाई होती है, प्रकाश की इकाई। एक्चुअली अब फिजिक्स में कक्षा 10 के फिजिक्स में यूपी बोर्ड प्रकाश की है, प्रकाश की ऑप्टिक्स है, और उसमें विद्युत की है और चुंबकत्व है, या विद्युत चुंबकत्व आप कह सकते हैं। विद्युत चुंबकत्व ये पहली यूनिट है, और ये दूसरी यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। और उसके बाद भौतिक विज्ञान में पारिस्थितिकी तंत्र है, पर्यावरण से भी संबंधित चीज़ें दी गई हैं, जिसमें से हम पहला इकाई प्रकाश की के अंतर्गत जो भी चैप्टर हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन है, समतल दर्पण करके दिया थोड़ा सा जानकारी उसके लिए, और अपवर्तन के लिए का चैप्टर होगा, और प्रिज्म का चैप्टर किसी किसी बुकों में अलग अलग प्रिज्म का अलग चैप्टर होता है, जिसमें हम प्रकाश का परावर्तन आज पढ़ेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन अध्याय में सबसे पहले हम थोड़ी सी प्रकाश की परिभाषा समझ लेते हैं। प्रकाश की परिभाषा क्या है, ये केवल समझने वाली चीज़ है। प्रकाश की परिभाषा, तो कुछ चीज़ें हैं जो केवल समझने के लिए है, लेकिन उसको समझ कर ही हम परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं या दे सकते हैं, उसको आप समझते हैं। बताया जाता है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। बस इतना याद रखना कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। या कहीं कहीं लिखा रहता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब जो प्रकाश होता है, प्रकाश करने के जो स्रोत हैं, मतलब प्रकाश करने के स्रोत क्या क्या हैं, तो इसको जान लेते हैं कि प्रकाश के स्रोत क्या है। प्रकाश के स्रोत, तो सोर्स ऑफ लाइट इसको कह सकते हैं। जो प्रकाश के स्रोत हैं तो उनको सामान्यतः सबसे पहले साधारणतः इनको दो स्रोत माने गए हैं, एक प्राकृतिक स्रोत और जो है आर्टिफिशियल स्रोत, जो कृत्रिम स्रोत होते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत नेचुरल हो सकता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो प्रकाश के दो स्रोत माने गए हैं, और प्राकृतिक स्रोत सबसे बड़ा स्रोत होता है सूर्य। सूर्य जो है प्राकृतिक स्रोत के सबसे बड़े स्रोत हैं दुनिया के, मतलब ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी सूर्य ही माने जाते हैं। हालांकि प्रकाश एक ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। और तारे हैं, तारे आदि जो हमें
कृत्रिम स्रोत में जो मानव खुद बनाता है, जैसे बल्ब हो गया और लालटेन हो गई, लालटेन, मोमबत्ती हो गई, तो इस तरीके से हमें समझ लेना है सबसे पहले कि प्रकाश के स्रोत प्राकृतिक स्रोत हैं और कृत्रिम स्रोत हैं। फिर जो प्रकाश के संदर्भ में यहाँ पे दो प्रकार की वस्तुओं को, हर जितनी भी वस्तुएं हैं पृथ्वी पे या ब्रह्मांड में, प्रकाश के संदर्भ में वस्तुओं को भी दो भागों में बांट दिया गया है। एक भाग है, मतलब वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ता है तो वस्तु में दिखाई देती है, तो वस्तु को दो भागों में बांट दिया गया। एक प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु वस्तु और एक अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें, प्रकाश उत्पन्न करें और अप्रदीप्त वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, उत्पन्न नहीं करती हैं, स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं, जो प्रदीप्त वस्तु के प्रदीप्त वस्तु, जैसे आप सूर्य को कह दीजिए, जो सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करता है, और मोमबत्ती, लालटेन जो भी है, मोमबत्ती, लालटेन, अप्रदीप्त वस्तु में जो भी है, मेज हो गया, बोर्ड हो गया, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा भी एक अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि चंद्रमा तो रात में लगता है कि प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो हम फिजिक्स जियोग्राफी में पढ़े हुए हैं, जानते हैं कि चंद्रमा अपने प्रकाश से नहीं प्रकाशित होता है। सूर्य का प्रकाश जाता है चंद्रमा के ऊपर और पड़ता है, इसलिए चंद्रमा दिखाई देते हैं। तो एक फास्ट रिवीजन तो नहीं कह सकते, एक मतलब ऐसा मैं कोर्स चला रहा हूँ, इतना ऐसा लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर बनाया हूँ कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं, समझ भी बचा सकते हैं, चीज़ें समझ भी सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रकाश के कुछ गुणधर्म भी पढ़ने होते हैं। क्या गुण होते हैं प्रकाश के गुणधर्म? प्रकाश के गुणधर्म, प्रकाश के गुणधर्म क्या होते हैं? इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, LIGHT, लाइट मतलब प्रकाश। तो सामान्यतः हमें समझ लेना है कि प्रकाश के क्या गुण धर्म है। तो जो भी यहाँ कक्षा 10 में चैप्टर्स हैं प्रकाश के गुणधर्म पे ही बनाए गए हैं। जैसे प्रकाश का गुणधर्म है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और गुणधर्म है कि प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है, के रूप में चलता है, और
और प्रकाश मतलब माध्यम में भी जा सकता है और बिना माध्यम का भी चल सकता है। जैसे ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में वायु माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। मतलब निर्वात जहाँ पे वायु भी नहीं होती वहाँ पे ध्वनि नहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। लेकिन प्रकाश जो होता है वो वायु में भी चल सकता है और जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं जैसे कांच हो गया उसमें भी जा सकता है और प्रकाश निर्वात में भी चलता है। एक्चुअली जो पृथ्वी अपनी है इसको ऐसे समझा जा सकता है कि पृथ्वी अपनी है, पृथ्वी के चारों तरफ कुछ ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल है, वायुमंडल है। लेकिन सूर्य बहुत दूर है। ये सपोज दैट सूर्य है। तो सूर्य से जब पृथ्वी पर प्रकाश आता है तो सबसे पहले वो निर्वात माध्यम से ही आता है। तो निर्वात माध्यम में भी प्रकाश चलता है, फिर उसके बाद वायु में इंटर करता है और फिर वायु से होता हुआ पृथ्वी पे आ जाता है। तो ऐसे समझ लेते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों में चलता है और प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। बस ये लिख देना है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। और एक बात बता दें, प्रकाश एक्चुअली विकिरण के रूप में आता है। सूर्य से निर्वात में प्रकाश विकिरण के रूप से आता है। और बताया जाता है प्रकाश का परावर्तन होता है, ये भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। यही चैप्टर ही पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन। मतलब जितने भागों से प्रकाश किरणें टकरा कर जो लौट जाती है वही होता है प्रकाश का परावर्तन। और पढ़ना है प्रकाश का, इसका गुणधर्म होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसके अलावा कुछ बातें और जाना है जो कक्षा 12 में आती हैं, जैसे प्रकाश का ध्रुवण होता है, प्रकाश का जो है विवर्तन होता है। और एक बात बताई जाती है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य मतलब की तरंगदैर्ध्य की तरंगदैर्ध्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम होती है। 78 एंगस्ट्रॉम होती है। एक्चुअली अभी इसको हम केवल सुन लेते हैं और देख लेते हैं कि होता 78 एंगस्ट्रॉम होती है। एक्चुअली ये क्या होता है एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य? तो बस हल्का से इसको ये समझ लेते हैं कि जैसे जब प्रकाश चलता है तो तरंगों के रूप में चलता है और वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो तरंगे जैसे ये अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है, ऐसे तरंगे चलती हैं। तो हर तरंगों के इसको श्रिंग कहा जाता है, इसको गर्त कहा जाता है। मतलब श्रिंग इसको कहा जाता है, श्रिंग इसको गर्त कहा जाता है। और फिर ये श्रिंग गर्त हो गया और फिर ये श्रिंग हो गया। तो जब भी तरंगे चलती है तो उसमें श्रिंग गर्त होता रहता है। तो प्रकाश भी चलता है, हालांकि हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा मान लीजिए कि वो चलता है। तो दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की जो दूरी होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होती है, इसको लैम्बडा से नोट किया जाता है। और यही लैम्बडा क्या होता है, उस प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है। हालांकि हर अलग अलग प्रकाश रंग के प्रकाशों की तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती है। तो ये मान लेना कि जो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये हो गए प्रकाश के गुणधर्म, इसको नोट कर लीजिए। नोट करिए।
तो स्टूडेंट, ये सब जो चीज़ें हैं मतलब प्रकाश के परावर्तन को हमें पढ़ना है, लेकिन ये सब चीज़ें मतलब जाना है, देख लेना है, ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। ये सब शब्द आएंगे बार बार, इसलिए इसको जान जाते हैं। फिर हम लोग प्रकाश के परावर्तन को पढ़ेंगे। देखिए, इसके बाद माध्यम एक पढ़ना पड़ता है। माध्यम, यहाँ पे समझ लीजिए कि हाँ, माध्यम पढ़ लेते हैं। माध्यम प्रकाश के संदर्भ में जो माध्यम होते हैं एक्चुअली 3 प्रकार के माने गए हैं। एक माना गया है पारदर्शी। पारदर्शी बोले तो ट्रांसपेरेंट होता है, और एक अल्प पारदर्शी, पारदर्शी, या इसको आपको अल्प पारदर्शी या अर्ध पारदर्शी कह सकते हैं। अर्ध पारदर्शी कहते हैं। और एक होता है अपारदर्शी। तो स्टूडेंट्स, इसको आप समझ लीजिए। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसा माध्यम जिसके आर पार देखा जा सके, जैसे कांच हो गया। और वायु भी एक माध्यम है, आर पार देखा जाता है इसके। अगर जल है, साफ है, तो उसके भी आर पार देख सकते हैं। तो ये सब पारदर्शी माध्यम है। और अल्प पारदर्शी मतलब जिसके आर पार प्रकाश किरणें जाती हो, लेकिन पूरी ना जाती हो, आंशिक रूप से जाती हो, थोड़ी मोड़ी जाती हो। जैसे ये हो गया आपका, अगर कांच है, घिसा हुआ है, कांच है, घिसा हुआ कांच है, तो पूर्ण रूप से नहीं प्रकाश किरणें आर पार जाती हैं, तो अल्प पारदर्शी हो गया, अर्ध पारदर्शी हो गया। और अल्प पारदर्शी हो गया। और जो है ये तेल लगा हुआ कागज़ है, तेल लगा हुआ कागज़, और अगर साफ जल नहीं है, गंदा जल है, तो वो भी एक अर्ध पारदर्शी या अल्प पारदर्शी होगा। अपारदर्शी मतलब ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश किरणें ना जा सके। जैसे अभी ये मान लीजिए पत्थर कोई है, तो अगर जैसे कोई रिलेटेड बोर्ड है, तो बोर्ड के आर पार प्रकाश किरणें नहीं जा सकती हैं। और जो भी है, जैसे दीवार हो गई, और ये जो भी है जिसके आर पार ना जा सके, लकड़ी हो गई आदि। तो इस तरीके से हमें समझ लेना है कि माध्यम जो है 3 प्रकार के होते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट, समझना है कि जो प्रकाश चलता है, तो एक्चुअली एक किरण तो चलती नहीं है, वो किरणों का समूह चलता है, तो उसको प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज। तो जो प्रकाश किरण पुंज होता है, उसको भी उन्होंने बताया कि 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? एक बताया गया अभिसारी, और एक अपसारी, और एक बताया गया समांतरी। तो इसको हमें समझ लेना है कि अगर कई प्रकाश किरणें आती हों और एक ही जगह पे मिलती हों, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को, या ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे सपोज दैट आप लेंस लिए हैं, एक उत्तल लेंस लिए हैं, और सूर्य के प्रकाश में आप इसको रखते हैं,
तो ये सूर्य से आने वाला जितना भी प्रकाश होता है, एक्चुअली सूर्य से आने वाला प्रकाश सीधे आता है, समांतर आता है। ये सारे प्रकाश को एक ही पॉइंट पे, अगर यहाँ पे कॉइल लगाते हैं, आप कुछ भी लगा रखते हैं, कोई वस्तु रखते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारा प्रकाश यहाँ पे एक जगह पे केंद्रित हो गया। तो ऐसा मतलब ये होता है सब प्रकाश किरणें एक ही जगह पे आके मिल जाती हैं। तो एक प्रकार का ये जो होता है, ये अभिसारी प्रकाश किरण पुंज होता है। अपसारी मतलब अगर एक ही बिंदु स्रोत से प्रकाश किरणें निकल रही हो और सभी ओर फैल जा रही हो, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को कहा जाता है अपसारी। और समांतर जो होता है प्रकाश किरण पुंज, मतलब ऐसा प्रकाश किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है, तो ऐसे प्रकाश पुंज को हम लोग कहते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो इसको नोट कर लीजिए। चीज़ों को समझ लेना है, केवल थोड़ा तेज़ भी चलना पड़ रहा है, लेकिन बहुत तेज़ नहीं है ये, कि हमें प्रकाश का परावर्तन और उसमें आने वाले क्वेश्चनों को भी समझना है। अब आखिरकार का टॉपिक आ गई, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन जो अपना चैप्टर है और इसके बारे में पढ़ना, प्रकाश का परावर्तन। इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, LIGHT। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, अब इसी को समझ लेते हैं। जहाँ इसमें लेक्चर से जो प्रकाश का परावर्तन आपको पूछ सकते हैं पेपर में कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, किरण के माध्यम से समझाइए। यह भी पूछ सकते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखिए प्रकाश के परावर्तन के। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, जब अगर हम यहाँ पे कोई एक सपोज दैट हम एक दर्पण रख देते हैं M या M1 M2, और कोई भी प्रकाश किरण जैसे जब ऐसे आती है यहाँ पे, तो उसके बाद प्रकाश किरण एक्चुअली ऐसे लौट जाती है। तो इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। मतलब जब प्रकाश किरण एक समान माध्यम में चलती है और किसी दर्पण या किसी चिकने तल, कोई जरूरी दर्पण ही नहीं, किसी चिकने तल जैसे किसी धातु टीना उना हो गया, कुछ भी हो गया, उस पर टकराती है और उसके बाद फिर प्रकाश किरण लौट जाती हैं उसी माध्यम में। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किरणें किसी समांग या किसी माध्यम में चलती हैं, तथा किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं तब प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। और कुछ बातें जान लेनी है। देखिए, जो प्रकाश, ऐसे लिख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। और ये जो सपोज दैट मान लेते कि ये भी एक किरण है जो आ रही है और दर्पण पे पड़ रही है, तो जो आने वाली किरण होती है इसको कहा जाता है आपतित किरण। इसको इंसिडेंट लाइन कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। और जो लौट के जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण, या इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। हिंदी भी आप देखिए पहले। और अगर
यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों प्रकाश किरण आके मिलती है या जहाँ पे आपकी किरण गिरती है दर्पण के उस तल पे, अगर एक अभिलंब खींच दें, अभिलंब मतलब जो दर्पण से 90 डिग्री बनाता हो, तो इसको आ जाता है अभिलंब। अभिलंब नॉर्मल कहा जाता है। सपोज दैट यह अपना नॉर्मल है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ यानी एम डैश। और तो देखिए इसमें आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई, या आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींच दिया गया। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको कहा जाता है आई से डिनोट किया जाता है, और इसको कहा जाता है आपतन कोण। आपतन कोण सब बेसिक बातें हैं, और आप पढ़ेंगे कि इसको परावर्तन कोण कहते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहते हैं। तो बस इसी के आधार पे, इसी फिगर के आधार पे परावर्तन के 2 नियम बताए गए हैं, तो उसको आप समझ लीजिए। तो परावर्तन के नियम क्या है? परावर्तन के नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के 2 नियम है। जो पहला नियम हो गया, पहले नियम में बता देना है कि आपतित किरण जो है और अपवर्तित किरण है जो, और आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, मतलब तीनों एक ही जगह पे मिलते हैं। वो मतलब उस तल को हम बी मान लेते हैं, बी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे मिलती है। तो लिख देना है आपतित किरण, किरण एक्चुअली परावर्तित किरण, अपवर्तित नहीं, परावर्तित किरण, किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, पर खींचा गया अभिलंब गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और बताया गया है कि जो दूसरा नियम है एक्चुअली उसमें बताया गया है कि आपतन कोण है और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब हम इसको लिख सकते हैं आपतन कोण, आपतन कोण कोण आई इक्वल टू परावर्तन कोण, कोण आर। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और वीडियो काफ़ी हो गया होगा, 20 मिनट से ऊपर ही हो गया होगा, तो इसको नोट करिए। और अभी हमने पहला एक वीडियो बनाया जिसमें केवल परावर्तन को पढ़ने के लिए जो चीज़ें जानना है उसको हमने बताया। आप इसको देखिए, थोड़ा समय लगेगा। हम प्रकाश की जो प्रकाश का परावर्तन है उससे आने वाले सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को भी करा देंगे। और आप बताइए कि कमेंट में कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको, तो अगला वीडियो हम बनाएंगे।